हेलो फ्रेंड्स। हमने आपको बताया था कि हमारे नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनमें गांधी जी के विचारों की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जो गांधी जी के विचार प्रणाली एवं उनके सपनों को साकार करने के लिए गांधी के सपनों का भारत कैसा था इसको ध्यान में रखकर कुछ उन्होंने उनके नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमारे यहाँ हमने शामिल किए हुए हैं अपने यहाँ। तो आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि गांधीवादी निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। ये सबसे पहले आर्टिकल 40 जिसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना। आपको बताएं मित्रों कि जो गांधी जी थे उनका मानना ये था कि जो सरकार है उसको गाँवों को स्वतंत्र अधिकार देने चाहिए। गाँव को सर्वोदय की जो उनकी भावना थी उसका मतलब था कि जो गांव में लोग हैं उनका उदय हो, सभी का उदय हो। गांव को इतना शक्तिशाली बनाया जाए, प्रत्येक व्यक्ति एक इकाई है और उसके व्यक्तित्व को निखारने के लिए उसको दिया जाए। वो सबसे पहले ग्रामों को शक्ति देना चाहते थे। वे संसद और संसदीय व्यवस्था के धुर विरोधी थे। वो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चाहते थे और गांव को शक्ति दी जा सके, इसीलिए ग्राम पंचायतों की स्थापना करना हमने अपने नीति निर्देशक तत्वों में स्वीकार किया। ये वास्तव में गांधी का भारत था जो गांव की संकल्पना को लेकर चल रहा था। और आर्टिकल 43 जो कुटीर उद्योगों की बात करता है। आपको बताएं कि गांधी जी बड़ी बड़ी मशीनों, बड़े बड़े कारखानों, फैक्ट्रीज जो हैं आज आप देख रहे हो कि इन सब के विरोधी थे। उन्होंने हथकरघा उद्योग, आप जानते हो कि वो खुद चरखा चलाते थे और ऐसे छोटे छोटे जो ग्रामीण स्तर पर उद्योग चलते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए बहुत प्रयासरत थे ताकि हर व्यक्ति हर हाथ कमाए और हर हाथ खर्च करे, हर हाथ बढ़े। यही उनकी संकल्पना थी जो कुटीर उद्योगों के माध्यम से पूरा करना चाहते थे वो। इसीलिए हमने 43 आर्टिकल में अपने यहाँ कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार से ये अपेक्षा की है कि कुटीर उद्योगों को सरकार प्रोत्साहन देगी। अब और देखते हैं कि वे चाहते थे कि समाज के जो दुर्बल और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, तबके के लोग हैं, वे समाज की मुख्य धारा में आए और इसीलिए आर्टिकल 46 के तहत एसटी और एससी व अन्य दुर्बल वर्गों के कल्याण के लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ जो चलाई गई हैं उनको भी ध्यान में रखकर अब हमारे यहाँ गांधी जी ने देखा होगा आपने कि बहुत सारे नशा मुक्ति, बहुत सारे सुधारवादी आंदोलन जो कार्यक्रम थे वो चलाए थे। उनमें नशीली औषधियाँ, मदिरा पान का निषेध ये आर्टिकल 47 कहता है और इसको लागू किया गया। ये गांधी जी का भारत था। वो राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उनके सपनों के भारत में नशीली दवाओं, नशा और इन सब से मुक्त था भारत। जो उनकी आपने देखा होगा आर्टिकल 48 में गाय, बछड़ा व अन्य दुधारी पशुओं का वध निषेध किया गया है। ये भी गांधीवादी संकल्पना है। उन्होंने गौ सेवा आश्रम की स्थापना की थी। बहुत समय तक उन्होंने इन सब का संचालन किया, खुद उनके अध्यक्ष रहे। उन्होंने बहुत सारे सुधारवादी स्वच्छता आंदोलन है, सभी चीज़ें उन्होंने चलाई। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो आर्टिकल 40 था, फिर आगे था ये 43, फिर 46, फिर 47, 48, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। अब हम आपको देखते हैं कि बताते हैं कि हमारे यहाँ भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, उसके अलावा भी कई नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। उनका वर्णन है आर्टिकल 335 एससी व एसटी को संघ व राज्य सेवाओं में आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता का ध्यान रखा जाए, है ना। फिर आर्टिकल 350 अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, है ना। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार मिला हुआ है उसमें मातृभाषा, अपनी संस्कृति को सभी लोग चाहते हैं कि हम अपनी मातृभाषा को बनाए रखें। तो ये भी नीति निर्देशक तत्व ही है जो 50A में जोड़ा गया में है आज वर्णित, लेकिन ये वास्तव में नीति निर्देशक तत्व के चैप्टर में नहीं है।
लेकिन वास्तव में है तो नीति निर्देशक तत्व ही। अब आर्टिकल 351 हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ये सब पूरे देश को, पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। इसीलिए इसमें क्या है, इसीलिए इसका प्रचार प्रसार किया जाना परम आवश्यक है। और अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनके मध्य में क्या अंतर है ये हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अंतर वही है जो हम आपको पहले बता चुके हैं, ये पूछा भी जाता है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको। बाद योग यानी कि कानूनी महत्व है, मतलब अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और नीति निर्देशक तत्वों का अगर पालन सरकार नहीं करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये नकारात्मक है क्योंकि राज्य इन अधिकारों पर कोई पॉलिसीज नहीं बना सकती। और ये सकारात्मक है, कौन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सकारात्मक है क्योंकि राज्य ऐसा करेगा, है ना। और जो फंडामेंटल राइट है उनमें कहा गया कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, और ये जो DPSP है उनमें कहा गया कि राज्य ऐसा करेगा। अब देखते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र, फंडामेंटल जो राइट है वो कानूनी है, पॉलिटिकली हमें प्राप्त हुए हैं और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जबकि जो हमें ये जो फंडामेंटल राइट मिले हैं वो क्या बनाते हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति बनाते हैं कि नहीं, क्योंकि संविधान से हम जुड़ जाते हैं सीधा। और जो नीति निर्देशक तत्व है वे सरकार को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने में मदद करते हैं, उनका डायरेक्शन करते हैं। अब हम आते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब 352 अनुच्छेद में जो 20 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी स्थगित हो जाते हैं। जब तक क्रियान्वयन नहीं हो जो DPSP हैं, जब तक सरकार की इच्छा ना हो वे स्थायी रूप से स्थगन में ही रहते हैं, है ना। जब सरकार चाहे उन पे नीति बनाए और सरकार ना चाहे तो कोई बात नहीं, है ना। अब ये जो फंडामेंटल राइट है वो सार्वभौम यानी अप्रतिबंध, एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ प्रतिबंध इन पर लगाए गए हैं। प्रत्येक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध हैं। भारत की एकता अखंडता वाला वो हमने बताया था ना आपको, 19(2) में जो दी गई हैं स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध है वो याद करिए आप। ये स्थगित हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, बस सरकार की इच्छा ही होनी चाहिए और ये लागू हो जाएंगे। ठीक है ना। अब जो मूल अधिकार हैं उनकी प्रकृति वो किसके लिए है, व्यक्ति के लिए है, और जो DPSP है वो किसके लिए है, वो समुदाय के लिए है। राज्य किसी एक व्यक्ति के लिए पॉलिसी तो बनाएगा नहीं, सबके लिए बनाएगा। तो ये सार्वजनिक हैं, सामूहिक हैं, सामुदायिक हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट है वो किसके हैं, वो व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है। अब आप एक नज़र में ये भी देखें कि जो कंपटीशन के लिए ज़रूरी भी है देखना कि जो हमारे जो बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं थे, पर बाद में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए जो नीति निर्देशक तत्व हैं DPS हैं वो क्या है। सबसे पहले 39A समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता वाला। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण व वन व वन्य जीवों की सुरक्षा, ये भी आर्टिकल 42 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। अब आर्टिकल 39 ये बच्चों व वयस्कों के शोषण से सुरक्षा के लिए जोड़ा गया। अब हम आते हैं कि 44 अमेंडमेंट में 1978 में कौन कौन से जो ऐसे DPS थे जो जोड़े गए हैं उनको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 38B राज्य आय, परिस्थिति, सुविधाओं व अवसरों की असमानता कम करेगा। और अमेंडमेंट 97 2011 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 43
बी, राज्य सहकारी समितियों की स्थापना, प्रबंधन व उन्नयन में सहायता करेगा। अब एक चीज़ और सामने आती है कि मूल अधिकारों और ठीक है, यहीं तक बनाते हैं। आगे जो होगा मैं देखूंगी और फिर अगले वीडियो में आपको तैयार करके बताऊंगी। ओके, बाय।